तो आज का स्मैकडाउन का ये वाला एपिसोड टिपिकल ट्रिपल एच बुक्ड स्मैकडाउन शो था जहां पर सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी वो कैसे एक्सप्लेन करूं। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को, जो कि क्लैश इन पेरिस से पहले WWE का आखिरी एपिसोड था और बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है और शो पे कुछ बहुत सही और खतरनाक वाली चीजें भी हुई हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, रिव्यू को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है लोगन पॉल के साथ। वो बड़ा सही लगा कि लोगन पॉल को इन्होंने पूरा ना ऐसे बैक स्टेज से ही दिखाया था, बैक स्टेज से भी नहीं, अरीना के बाहर से, कि वो बंदा कार से निकल के आता है। और क्योंकि ये वाला जो शो है वो फ्रांस से था और लास्ट टाइम यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक माहौल हुआ था इस अरीना में, वो हम लोग भूले नहीं है। तो आज की क्राउड से एक्सपेक्टेशन भी बहुत सारी थी और उन्होंने वैसा डिलीवर भी किया। तो लोगन पॉल आते हैं और वो रिंग में आके बोलते हैं कि जॉन सीना ने मुझे पैरासाइट बोला, और जिस तरीके का रिएक्शन लोगन पॉल को मिल रहा होता है वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को भी मैं पैरासाइट ही लगता हूं। फिर लोगन पॉल कहते हैं कि तुम लोगों को मेरे से प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोगों को चेंज से प्रॉब्लम है। अब यहां से कैसे चीजों को रेवोल्यूशनाइज करने की सोच रखते हैं लोगन पॉल, और उसके साथ मिलते नहीं है फैंस, इसलिए उनको प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ लोगन पॉल एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि मैं डिसरप्टर हूं, तो वहां पे एफ यू लोगन के चैंट लग रहे थे। और मुझे ये नहीं समझ में आता, भाई तुम नेटफ्लिक्स वाले हो हैं तो तुम एटलीस्ट जब जो हम लोग नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं वहां पे तो उसे मत बीप किया करो। और अगर मैं सही हूं तो मंडे नाइट रॉ पे भी तो करते ही हैं। तो भाई तुम नेटफ्लिक्स पे आए हो तो फिर उसका मतलब क्या है? ये एफ वर्ड तो इतना कॉमन हो गया भाई, मतलब मैं तो अभी वैसे बोल भी देता हूं वीडियोस में, लेकिन तुम नहीं हट भाई। नेटफ्लिक्स पे और भी बहुत कुछ कंटेंट, तो मुझे समझ में नहीं आता है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता तो बताना। तो एफ यू लोगन के जब चैंट लग रहे थे वहां पे, तो क्या होता है कि जो लोगन पॉल है उसी के साथ राइम भी कर रहे होते हैं कि वो फैंस को ही ऐसे परेशान सा करते हैं, लेकिन वैसा वो कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद कहते हैं कि देखो मैं जब WWE कंपनी के साथ साइन हो गया तो नेटफ्लिक्स वाली डील हो गई, ESPN वाला मामला हो गया, कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो एकदम से मैंने बढ़ा दी। और उसके बाद वो वेलकम या थैंक यू करके कुछ ऐसे टीके को भी बोल रहे होते हैं कि उनको भी वो एक्नॉलेज करवा रहे होते हैं कि देखो मेरा जो सिक्का है वो कैसे चल रहा है। वो कहते हैं WWE इज नाउ बिकमिंग WWE मी, ऐसा करके लोगन पॉल ने बोला। ये बड़ी क्रिएटिव लाइन के साथ वो आए, और मुझे लगता है कई बार लोगन पॉल की शायद बातों की क्योंकि डिलीवरी उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनका कैरेक्टर वैसा है तो लोग उतना ज्यादा उनकी बातों को अप्रिशिएट नहीं करते। फिर उसके बाद वो जॉन सीना को आउटडेटेड वर्जन बोलते हैं कि भाई अब वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, अब जब मैं जॉन सीना को हराऊंगा ना तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही फ्यूचर हूं। अब इसके बाद जॉन सीना का जो म्यूजिक है वो हिट होता है, क्या ही उसके ऊपर रिएक्शन था। और शायद अब तक की फेयरवेल टूर में जितनी भी टी शर्ट्स पहनी है जॉन सीना ने, मुझे सबसे उनकी बेस्ट लगी है। ये व्हाइट के साथ जो बिल्कुल वो फ्रांस के कलर के साथ वो मिली हुई थी, वो बहुत देख के बहुत सही लग रहा था। मतलब मेरी तो आई थिंक ये फेवरेट है, अगर जुगाड़ हुआ तो शायद मैं इसको मंगाने की कोशिश करूंगा। अब इसके बाद एक चीज हमने पहले ही नोटिस कर ली थी स्मैकडाउन से पहले, और वो क्या था, वो ये था कि वही ब्रुसेल्स वाला बच्चा जिसको डिसफंक्शनल रिलेशनशिप करके बोला था इंस्टाग्राम की स्टोरी में, मैं वैसे इसको उस समय लाइव ही देख रहा था, अगर इंस्टाग्राम पे हो गए तो वहां पे हमने वो बच्चे को पहले ही देख लिया था कि यार ये बैठा हुआ है और शायद यहाँ पे एक इंटरेक्शन हो सकता है। और ऐसे मूवमेंट को WWE बिल्कुल मिस नहीं करती। तो जॉन सीना उसके बाद आते हैं और उनका जो इंट्रोडक्शन होता है, पहले तो ऐसा लगता था कि वो जो जॉन सीना का इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ हील वाले कैरेक्टर के हिसाब से जचेगा, लेकिन अब जब वो बेबी फेस भी हो गए हैं तो उसको देखने में उतना ही मजा आता है। तो अब जॉन सीना आते हैं, कहते हैं भाई तू स्टूपिड है, तू क्या बात कर रहा है, इन लोगों के बिना एक कंपनी चल जाएगी, तू भले ही कुछ भी बोल ले, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ये लोग अगर पीछे रह गए तो तू आगे नहीं बढ़ सकता। और यही लोग डिसाइड भी करेंगे कि तेरा ये जो 24-25 मैचेस का करियर है ना वो WWE में क्यों है। तो यही सारे लोग उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा तू डिसरप्टर तो नहीं है, देख तू वॉनबी है, क्योंकि ओरिजिनल डिसरप्टर तेरे सामने खड़ा हुआ है। और यहाँ पे फिर जॉन सीना अपने वो डॉक्टर ऑफ थर्गोनॉमिक्स के कुछ बेसिक लेसन, उनको पहला लेसन देते हैं। कहते हैं कि देख ये जो तू आया है ना अभी, मैंने कितनी सारी चीजें चेंज की। मैंने जॉर्ड्स में रेसल किया जो कि ऑब्वियसली कोई नहीं कर रहा था, उन्होंने टाइटल्स को चेंज किया जो कि उस टाइम पे नहीं हो रहा था, और ये जो तू ब्रास नकल्स लेके आया ना, ये मैं 20 साल पहले करके छोड़ चुका हूं। अपने वो थर्गोनॉमिक्स वाला जो गिमिक है उसकी बात कर रहे होते। लोगन पॉल की भी यहाँ पे स्माइल निकल गई, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही तगड़े कमबैक के साथ वो आए थे। और वो कहते हैं कि तू अपने इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है ना कि ये तो बहुत तगड़ा है। भाई मैं बता देता हूँ, जो टॉप 25 मोस्ट वो इन्फ्लुएंसर्स वाली लिस्ट निकली है ना, उसमें तेरा नाम कहीं भी नहीं है। उसमें स्पीड का नाम है, उसमें ड्रूस्की का नाम है, उसमें काई सिनेट का नाम है, लेकिन उसमें तेरा नाम नहीं है। तो तेरा जो इन्फ्लुएंस वाला मामला है ना वो श्रिंक होते जा रहा है, और तुझे अपनी नई रेवेन्यू की स्ट्रीम चाहिए। तो यहाँ पे कोई इसको आगे बढ़ाने नहीं आया है WWE को, तू तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया है। तो इस तरीके से जॉन सीना लोगन पॉल को पूरा एक्सपोज कर रहे होते हैं, और पूरे टाइम पे क्राउड का रिएक्शन हर एक लाइन के लिए जो
आ रहा था जॉन सीना के लिए वो भी बेस्ट था। इसके बाद आगे वो बोलते हैं कि देख मैं तुझे बताता हूं कि ये हमारी फैमिली है और ये फैमिली और रिस्पेक्ट क्या होता है, और यहां से वही एंगल होने वाला था जो कि जॉन सीना उस बच्चे की तरफ जाते। तो उसके बाद वो कहते हैं देख फैमिली क्या होती है, जब हमारा एक बुरा दिन होता है ना, तो हमारा जब बुरा दिन होता है तो जो हमारी फैमिली है वो समझती है कि इसका बुरा दिन है और इस चीज के लिए वो माफ कर देते हैं और वो पास कर देते हैं। तो ये होती है फैमिली। और रिस्पेक्ट क्या होती है? रिस्पेक्ट ये होती है कि तुमने जिस उस इंसान का दिल दुखाया है उसको जाके तुम सॉरी बोलो। और जॉन सीना जाते हैं उस बच्चे के पास में, वो उनको सॉरी बोलते हैं, हालांकि वो बच्चा अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा बिजी था। और अगर आप देखोगे भी तो 4-5 महीने में ये बच्चा बहुत बदल गया है। मतलब ये पहले थोड़ा बच्चा सा लग रहा था, अब ये थोड़ा बड़ा सा भी लग रहा है। और उस बच्चे की हरकत ने थोड़ा सा और ऐसा लग रहा है स्टैब्लिश कर दिया कि हाँ ये बच्चा जो है बड़ा हो चुका है। जॉन सीना ने इसको लेसन जो है थोड़ा हार्ड वे में दे दिया। अब इसके बाद वो बच्चे से बात करते हैं, छोटी सी उन्होंने बस ऐसे ही बोला आई लव यू ऐसे करके, और उसके बाद बच्चा भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो ये एक मोमेंट उन्होंने दे दिया जहाँ पे वो बच्चे को पहले उसका दिल दुखाया था और उसके बाद जो है उसको खुश भी कर दिया। अब इसके बाद लोगन पॉल ये सब हरकत देखते कहते भाई पागल हो गए, क्या कर रहा है तू, प्रोमो के लिए आया है, ये क्या करने बैठ गया तू यहाँ पे। तो लोगन पॉल को समझ में नहीं आता, लेकिन अपनी बातों को फिनिश करते हैं जॉन सीना कुछ इन शब्दों के साथ, जब उन्होंने डी हेड करके भी कॉल कर दिया। अब ये सेंसर नहीं किया नेटफ्लिक्स वालों ने, मुझे लग रहा है ये ज्यादा खतरनाक चीज थी। तुम एक बार को वो एफर्ट तो फिर भी सेंसर ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि वो इतना कॉमन ही हो गया। तो उसके बाद वो कहते हैं संडे के बाद क्या होगा, प्रोफेशनल रेसलिंग को तू ना बचाएगा ना तो इसे बर्बाद कर पाएगा, प्रोफेशनल रेसलिंग ही तुझे बर्बाद कर देगी। वो जो जॉन सीना अपने रूइन वाली जो टर्म है उसको लेके चलते थे ना अपने हील गिमिक में, वैसे करके उन्होंने यहाँ पे बोला। और ऑब्वियसली फिर लोगन पॉल के जो चेहरे हैं वो देखने वाले थे। अब हमको पता है कि ठीक है क्लैश इन पेरिस में मैच है, जल्दी से निपटा के आगे बढ़ो, लेकिन ये प्रोमो सेगमेंट भी काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जिस मतलब बातचीत उन्होंने तगड़ी वाली करी थी यहाँ पे, तो इस प्रोमो सेगमेंट को तो भाई पूरे ए नंबर हम लोग देना चाहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक मैच आता है, शार्लेट फेयर एलेक्सा ब्लिस की एंट्रेंस हो रही होती है और सीक्रेट हर्विस ने अटैक कर दिया। फिर एलेक्सा ब्लिस और चेल्सी ग्रीन को मैच मिलता है और वही है रिंग साइड पे थोड़ी भसड़ भी हो रही होती है और क्राउड इस मैच को और ज्यादा मस्त बना रहा था। मतलब और ज्यादा का मैच तो ऐसे ही था, लेकिन क्राउड वो जो हर एक मूवमेंट पे चिल्ला रहा है, रिएक्ट कर रहा है, वो उस मतलब पिरो दिया ऐसे समझ लो चैंट्स को क्राउड ने इस मैच में। सिस्टर एबिगेल भी ब्लॉक होता है और ट्विस्टेड ब्लिस भी ब्लॉक हो जाता है, लेकिन रोल अप के साथ वो मैच तो जीत गए। लेकिन मैच के बाद अटैक बहुत तगड़ा लॉन्च हुआ। शार्लेट फेयर को क्योंकि पिटाई हो गई थी तो वो चली जाती, लेकिन उसके बाद बचाने भी हुआ, लेकिन उसका फायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि फिर भी मिलके जो है ये सीक्रेट हर्विस नहीं इनकी बैंड बजा दी। तो डेफिनेटली ये जो है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए आगे एक मैच की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद शो पर एक बहुत फनी चीज होती है, मैच था ये मिचिन और कियाना जेम्स का, और उस बच्चे की क्या हरकत चल रही थी उस समय जब कियाना जेम्स और मिचिन की एंट्रेंस, कियाना जेम्स और क्या नाम है अब कौन आता कियाना जी, हाँ जूलिया जो हमारी यूएस चैंपियन है, उनके साथ जब उनकी एंट्रेंस हो रही थी तो बच्चे ने क्या किया, वो मैं उसके बारे में तो नहीं करूंगा ज्यादा बात, लेकिन जो एंट्रेंस थी कियाना जेम्स की वो बड़ी मस्त लगी। वो हेलीकॉप्टर वाली एनिमेशन होती है और ऐसा कुछ दिखता है कि जैसे वो हेलीकॉप्टर से निकल रही है। तो जो जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन थी उनके कैरेक्टर की वो बहुत बढ़िया थी। और हुआ क्या, इसने मुझे थोड़ी थोड़ी वो जियोवानी विंची की याद दिला दी, जो कि वैसे तो बड़ा अमीर बाप का आदमी है, फिर खुद अमीर आदमी लगता था, लेकिन आते ही मैच हार गया था ना, वैसे यहाँ पे कियाना जेम्स के साथ भी हुआ। आई थिंक 10 सेकंड से तो कम का ही टाइम था, उससे भी कम होगा, आई थिंक 6-7 सेकंड के आसपास ही रोल अप करके मिचिन ने ये मैच भी जीत लिया। तो ऐसे करके इन्होंने थोड़ा सा पप्पो सा दिखा दिया उनको। मैच के बाद फिर इन्होंने अटैक किया और दोनों ने फिर जो है बहुत बुरी तरीके से उनको मिलके मारा। तो अभी ये मतलब जो भी है एटलीस्ट ये करके इन्होंने थोड़ा ऐसे तो अटेंशन तो दिलवाइए कियाना जेम्स के कैरेक्टर के ऊपर। तो देखते हैं आगे क्या होगा। वैसे भी कोई एक्सपेक्ट ये तो नहीं कर रहा था ना कि कियाना जेम्स आके कोई वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगी, तो ठीक है इस चीज को, इस बुकिंग को मान सकते हैं, हाँ ठीक है। अभी आप देखेंगे आगे क्या करेंगे। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आते हैं ड्रू मैकिंटायर, और ड्रू मैकिंटायर का क्योंकि वहां से थोड़ा नाता है, मतलब अमेरिका से बाहर आप यूके यूरोप में चले जाते हो तो ड्रू मैकिंटायर को रिएक्शन तगड़े ही मिलते हैं, वैसा भी यहाँ पे था। अब ड्रू मैकिंटायर ने बहुत फनी हरकत करी जो कि छोटी सी स्क्रीन पर दिखती है उस समय ऊपर, कि बंदा रिंग के नीचे देख रहा है कि ड्रू मैकिंटायर की ये रैंडी ओर्टन ने लास्ट टाइम मुझे आके मारा था, कहीं दोबारा से यहाँ पे छुप के तो नहीं बैठा। तो उन्होंने इस चीज को पहले चेक किया। माइकल कोल से वो हेल्थ अपडेट भी लेते हैं कोडी रोड्स की, भैया मेडिकल अपडेट दे दे, कुछ है पता है कि नहीं ऐसा करके, लेकिन ऑब्वियसली कोई जवाब था नहीं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर रिंग में आके जो है कॉल आउट करते हैं रैंडी ओर्टन को। रैंडी ओर्टन की एंट्रेंस होती है और रैंडी ओर्टन की एंट्रेंस पे जो सिंग अलोंग हुआ है ना भाई, एक तो ऐसा भी नहीं था कि रैंडी ओर्टन का पूरा गाना वो गा रहे हैं, लेकिन जब जब पिच हाई होती थी
तब जो क्राउड की भी नॉइस और जो लाउडनेस बढ़ती थी भाई, वो तो सुनने लायक थी बिल्कुल। पूरे कॉन्सर्ट वाली वाइब इसने दी। और क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने तो वैसे भी बोला कि यार मेरा गाना किसी ने नहीं गाया था, तो थोड़ी अलग ही सिंपैथी हो गई है फैंस की जब भी रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस होती है। अब वो गाना जरूर चलता है। अब जैसे ही वो रिंग में आते हैं, ड्रू मैकिंटायर ने बोला देख रैंडी ऑर्टन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तूने मुझे मारा इस चीज के लिए कि तेरी मेरे से कोई दुश्मनी है या फिर तू समर स्लैम में एम्बैरेस हो गया था इसलिए तूने मारा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तूने इसलिए मारा है ना कि कोडी रोड्स तेरा दोस्त है, तो भाई ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। कोडी किसी का दोस्त नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन है। वो अपने हिसाब से चीजें देखना चाहता है, इस वजह से वो अपने हिसाब से चीजें करता है जिससे सिर्फ उसको बेनिफिट होता है, उसका कोई यार दोस्ती से लेना देना नहीं है। और यहाँ पे थोड़ी बातों को और मैनिपुलेट तो ड्रू मैकिंटायर भी बढ़िया ही कर रहे थे। कहते 2 साल से तुम गायब थे ना रैंडी ऑर्टन, तो क्या हुआ था? वो बंदा तुझे फोन करके पूछता था ना कि अच्छा कैसा है, ठीक है। वो इसलिए नहीं पूछता था कि वो कोई यारी दोस्ती निभा रहा था, वो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसे पता था आगे जाके इसकी कमी का मैं फायदा उठाऊंगा। और वही हुआ, तूने तो हेजिटेट कर दिया मैच में, लेकिन कोडी रोड्स ने नहीं किया और उसके बाद उसने तेरी बैक को हर्ट किया। तो ऐसे करके वो जो अपनी बातों में है फंसाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर तू ये सोचता है कि कोडी रोड्स तेरा दोस्त है तो तू इडियट है, ऐसा ड्रू मैकिंटायर ने बोला। अब रैंडी ऑर्टन कहते हैं हाँ भाई देख, तेरी बहुत हद तक जो बातें हैं वो सही हैं, लेकिन मैंने तुझे इसलिए मारा क्योंकि मैं समझता हूं कि तू एक प्रिक है। अब ये चीज ने ड्रू मैकिंटायर को गुस्सा दिला दिया। भाई ड्रू मैकिंटायर वैसे तुम बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, एक बात तुम्हारी सुनते ही जल भुन गई, उसके बाद उन्होंने जो है ग्लासगो किस मारी एंड देन वो उसके बाद क्लेमोर के लिए जा रहे होते, लेकिन रैंडी ऑर्टन वहां से हट जाते हैं। रैंडी ऑर्टन ने डीडीटी लगाई, उसके बाद वो आरकेओ के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी वाले बंदे आ जाते हैं। और हमने मल्टीपल आरकेओस भी यहाँ पे देखे जो कि शो को अपने आप में वैसे ही सेटिस्फैक्टरी बना देते हैं। अगर शो पे कुछ भी नहीं हो रहा, आरकेओ लग जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि यार कुछ तो चलो सही चीज देख ली। तो रैंडी ऑर्टन ने 3 आरकेओ लगाया, उसके बाद वो पंट किक के लिए भी जाते हैं, लेकिन मजाल हो कि कभी जो रैंडी ऑर्टन की पंट किक है वो लग जाए, लगती नहीं, और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं। तो वैसे तो लग रहा था कि शायद क्लैश इन पेरिस के लिए मैच बन सकता है, लेकिन अब नहीं बनने वाला क्योंकि कुछ और चीज भी हुई है शो पर। और वो और चीज क्या है? वो है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस मेलोडोन मिज का मैच, जहां पर रिंग साइड पे वाइट सिक्स आ जाते हैं। मिज डिस्ट्रैक्ट हो गए, उसकी वजह से स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत गए और उसके बाद एक कन्फ्रंटेशन होता है वाइट सिक्स और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का, जहां पे इन्होंने क्लैश इन पेरिस के लिए जो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच है उसको ऑफिशियल कर दिया। तो जस्ट यहाँ पे यही था। अब शो का मेन इवेंट था सैमी ज़ेन वर्सेस सोलो सिकोवा का यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच। और जो मैंने बोला है कि टिपिकल ट्रिपल एच का बुक्ड शो है, वो इसलिए क्योंकि शो में आप इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते, लेकिन एक वो भूचाल वाला मूवमेंट भी नहीं निकाल सकते। तो ये प्रॉब्लम है डब्ल्यूडब्ल्यू के आजकल के शोज की, कि उनको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हर शो में कुछ तुमको बहुत ही ऐसे हेडलाइंस बनाने वाला, मतलब ठीक है अभी आप बोलोगे कि हेडलाइंस बनी है, लेकिन मतलब विंस मैकमैन के टाइप के शो देखे ना, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि वो बंदा कुछ पागलपंती करता था। तो वो शोज पर जो पागलपंती है वो मिसिंग है। जैसे आज का शो पूरे बढ़िया वे में स्ट्रक्चर्ड है, इसका फॉर्मेट भी बहुत सही था, लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि एक बिल्कुल और ये क्या कर दिया वाली चीज वो मुझे शो से मिसिंग लगी। और मैं इसमें जो मेन इवेंट में हुआ उसको काउंट नहीं करता इसमें, क्योंकि ठीक है ये वैसी भी चीजें होती रहती है शो पर, मैं तो इसको इस तरीके से लूंगा। और अभी इसके ऊपर भी कुछ ओपिनियन है। तो मैच में क्या हुआ वो बताता हूँ। एमएफटी ने रिंग साइड पे तो मार ही रहे थे, वो सैमी ज़ेन को सुपर किक मारी और उसके बाद जब रिंग में जाके स्पिनिंग सोलो भी मारा तो उसके ऊपर किकआउट हो जाता है। अब लगता नहीं है कि ये जो सोलो सिकोवा का स्पिनिंग सोलो है वो कुछ ज्यादा काम करता है जब से वो स्पाइक लेके आए हैं। उसके बाद बिग जिम आ जाते हैं, जेकब फाटो आ जाते हैं, इन्होंने मिलकर पूरी एमएफटी को धोया और एमएफटी पूरी क्लियर हो चुकी है रिंग साइड से, यानी कि अब जो मामला है वो 1-on-1 वाला ही हो चुका है, मैन टू मैन वाला ही हो चुका है। इतने में क्या होता है, ब्लू थंडर बॉम्ब उन्होंने हिट किया और क्या मस्त आप बोलोगे सोलो सिकोवा का बहुत ही क्लोज किकआउट होता है। इसके बाद सोलो सिकोवा ने अपना समोन ड्रॉप लगाया, स्प्लैश लगाया, उसके ऊपर भी किकआउट हो जाता है। अपने स्पाइक की कोशिश है वो कर रहे होते हैं, एक बार हेलुआ मारी और उसके बाद सैमी ज़ेन ने दूसरी हेलुआ किक मारी और पिन करके कैप्चर कर लिया है यूएस चैंपियनशिप को। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि देखो सोलो सिकोवा, मैं तो देख रहा था भाई एमएफटी इन्होंने बना दी है, अब सोलो सिकोवा के पास चैंपियनशिप थोड़े लंबे टाइम तक टिकेगी तो बढ़िया रहेगा, लेकिन वैसा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया नहीं। और वैसे भी अभी सैमी ज़ेन के लिए थोड़ी नफरत सा माहौल भी हो गया कि भाई ये बंदे को इतना पुश क्यों मिलता है। तो मैं तो बड़ा मिक्स्ड हूं इस डिसीजन को लेकर, क्योंकि सैमी ज़ेन का जीतना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो मिड गार्ड चैंपियनशिप है तो उसके साथ बहुत बढ़िया काम कर लेंगे सैमी ज़ेन। लेकिन अगर आप इस तरह देखोगे तो यार सोलो सिकोवा का भी तो मोमेंटम बन रहा था, तो उनके पास से चैंपियनशिप चली गई। आज के स्मैकडाउन के शो को मैं 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। अगेन वो एक वाव वाली चीज, वो पागलपंती वाली चीज मुझे आज भी स्मैकडाउन के शो से मिसिंग लगी है। अगर आपको भी लगी है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बाकी मेंबरशिप वाले कंटेंट के लिए आप ज्वाइन बटन में क्लिक करके इस चैनल के मेंबर बन सकते हो। ये वीडियो अगर आप यहां तक देख रहे हो तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।